नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे एक बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम है पॉलिटी। आपको पता है, आपका कोई भी एग्जाम जिसमें आपका जीएस का पार्ट आता हो उसमें पॉलिटी से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पता है पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए। इसलिए मैं आज आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मतलब आपको भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा और पूरा भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा। आज जो आपकी पहली वीडियो है उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि भारतीय संविधान कैसे बना, मतलब मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब मैं आज क्या पढ़ाऊंगा आपको कि भारतीय संविधान कैसे बना। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो आप अपलोड होंगी, मतलब ऐसा नोट्स आपके जो होंगे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते जाएंगे। आपकी वीडियो आते जाएंगी, आपकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले जो पूरी पॉलिटी में क्या क्या आता है या क्या पढ़ाया जाएगा आपको मैं, तो आपको पहले बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी। ठीक है, फिर पढ़ाऊंगा आपको सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर आपका डीपीएसपी, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इमरजेंसी प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सभी आपके मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी के अंदर। इसके अंदर आपके सभी पार्ट, आपके आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे, आपके सभी अनुच्छेद जो होते हैं वो सब कवर हो जाएंगे इन सभी 15 पार्टों के अंदर। अब ऐसा है पॉलिटी में क्या है, सारे हम आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे। देखो, आर्टिकल्स हम वही पढ़ेंगे जो हमें जरूरत है इनकी, फालतू के आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है। तो जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे आपको मैं सारे आर्टिकल्स की जानकारी देता रहूंगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। तो आज हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे। तो आपको पता है भारतीय संविधान बना है, जो आप देखते हैं बुक है हमारी भारतीय संविधान, क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आप बुक देखते हैं फ्रंट पेज, उससे जब आप खोलते हैं, जब बुक को खोलते हैं आप, तो पहले पेज में क्या आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब प्रियम्बल का आता है, प्रियम्बल लिखा हुआ आता है। प्रियम्बल क्या होता है, उद्देशिका जिसे हम कहते हैं। या इससे क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, आप बताते हैं कि हम सब क्या क्या, हमने क्या भाषा यूज़ करी अपने संविधान में, कैसे काम करेंगे, या हमारा संविधान किस चीज़ में वर्क करेगा, ये सभी चीज़ में बता रखी है। तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कैसे लिखा है इसमें प्रियम्बल की भाषा में। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fertility, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves to this कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, ये भाषा है हमारे प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल में हम लोग क्या क्या बता रखा है, तो आप ये इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी मैंने लगा रखा है, आप ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे है। तो आपको ये बात तो पता होगा कि भारतीय संविधान जो है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। कौन सा, भारतीय संविधान। आपका पूरे विश्व में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं है जितना बड़ा भारत का है। तो ये बना कैसे, तो इसकी एक स्टोरी आप मानते हैं, जब आपको बता दूं मैं कि जब से बनाया गया, इसकी एक असेंबली बनाई गई। ठीक है, आपको जानकारी दूंगा असेंबली कैसे बनी है, क्या क्या काम हुआ वो बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि एक असेंबली बनाई गई। स्टार्टिंग में क्या करा, एक असेंबली बनाई गई, या से क्या कहते हैं, या संविधान सभा का एक गठन किया गया। एक संविधान सभा बनाई गई, उसमें लोग बैठे। तो उसमें टोटल कितने लोग थे, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि कितने लोग थे उसमें। तो उसमें टोटल 389 लोग थे उस संविधान सभा के अंदर। उसमें से जो 292 लोग थे वो आपके ब्रिटिश इंडिया स्टेट से लिए गए, जिसे हम ब्रिटिश भारतीय राज्य भी कहते हैं। और 93 जो पर्सन थे वो प्रिंसली स्टेट से, मतलब रियासतों से लिए गए थे। वहीं जो 4 आपके हैं वो लिए गए थे आपके चीफ कमिश्नर स्टेट, या मतलब
मुख्य आयुक्त राज्य से लिए गए थे। अब मुक्त आयुक्त राज्य कौन कौन से हैं? तो मुख्य आयुक्त राज्य आपके हो गए दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। अब ये क्यों बताए मैंने आपको, बाकी सबके नाम नहीं दिए मैंने, इनके नाम क्यों दे दिए? तो इनका रीजन ये है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाता है एग्जाम में कि आपके चीफ कमिश्नर स्टेट कौन से थे, कमिश्नर स्टेट कौन कौन से थे। तो क्वेश्चन क्या आपको इसमें से एक 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें क्या तो एक ऑप्शन आपको बता देंगे कि इनमें से ये है, या इनमें से कहेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें कहेंगे कौन सा आपका चीफ कमिश्नर स्टेट नहीं था, मतलब मुख्य आयुक्त राज्य नहीं था। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा 4 कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, चलिए संविधान सभा का गठन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। देखो संविधान सभा गठन तो हो गया, पर आपके दिमाग में आया होगा भाई इसकी मांग किसने करी? किसी ने तो डिमांड करी होगी हमारे एक संविधान सभा हो, उस पर हम वर्क करें और हमारा काम एक देश संविधान बनाया जाए। तो इसका सबसे पहले जो डिमांड जो है, सबसे पहले जो डिमांड करी थी वो मांग करी थी 1934 में करी गई थी। इसकी मांग कब करी गई थी? 1934 में इसकी मांग करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी एम एन रॉय द्वारा। जी हाँ, एम एन रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने ये कहा कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, हमारी संविधान सभा होनी चाहिए जिसका कार्य क्या है, संविधान को बनाने का काम। जैसे संविधान बनाने का काम कैसे शुरू हो उसके बारे में इनकी पहली डिमांड जो है, पहली बार इसकी जो आई वो 1934 में एम एन रॉय द्वारा करी गई थी। वहीं 1934 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक विधानसभा की मांग करी, मतलब किसकी? असेंबली की मांग कर दी थी। ठीक है, अब ये कहेंगे आप मांग किससे कर रहे थे भाई? मांग तो किसी कर रहे हो, किसी से कह रहे हो कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। तो वो हम मांग रहे थे ब्रिटिशों से लेकर, किससे? अंग्रेजों से मांग रहे थे हम। क्या ये सब चीज़ें? क्या हम संविधान सभा की मांग कर रहे थे और विधानसभा की मांग हम किससे कर रहे थे? वो हम कर रहे हैं अंग्रेजों से। अब भाई अंग्रेज तो मान नहीं रहे थे इस बात को, बोला ऐसा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा रहने नहीं देंगे, जो तुम कोई क्या करोगे इसका, तुम सब हम हैं तो तुम्हारे पास, हम देख लेंगे सब। पर हमने ऐसा नहीं करा, वो हम अपनी बात पर रहे, बोले हमें ज़रूरत है तो हमें करने दीजिए। पर ब्रिटिश नहीं मान रहे थे। पर 1940 में 1940 में ब्रिटिश ने अगस्त ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब भाई अगस्त ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्यों करा भाई? इसमें ऐसा क्या खास बात था जो अगस्त ऑफर का मैंने यहाँ आपको बात आया है। तो रीज़न ये है, अगस्त ऑफर के तहत जब अगस्त ऑफर ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया, इसके तहत ये हो गया था कि हमको आज़ादी मिल गई थी कि हम अपना संविधान बना सकें। इससे पहले हमको इसकी आज़ादी नहीं थी कि हम अपना संविधान बना सकें। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त ऑफर क्या है। तो अगस्त ऑफर ऐसा था 1940 में, 1940 में, अगस्त 1940 में ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। क्या चल रही थी आपकी? वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। इसमें ब्रिटिश आर्मी किसके सामने किससे लड़ रही थी? नाजी रूलर हिटलर से लड़ रही थी। अच्छा, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ब्रिटिश आर्मी और हिटलर की आर्मी आपस में लड़ रही थी। चलो समझ आ गया। पर ऐसा क्यों? तो वो आपको पता है, हिटलर के बारे में जानकारी आपको पता ही है। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करी थी। तो वर्ल्ड वॉर शुरू करते ही उसने सबसे ब्रिटिश को हमला किया। ब्रिटिश की उनने इतनी मार लगाई थी उस टाइम कि उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ब्रिटिश बुरी तरह हार रहा था, समझ लीजिए इस टाइम वो बैकफुट पे था एकदम वॉर पे। तो वो हार रहा था, उसको चाहिए थी सोल्जर्स की ज़रूरत। अब सोल्जर की ज़रूरत थी तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि देखो हम यहाँ से, हमारे सैनिक यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिश जो आपका यूके है वहाँ तो आपका वो सोल्जर्स कम हो रहे हैं, बोला हमें और सोल्जर की ज़रूरत है, हमें और अपने सैनिकों की ज़रूरत है, तो कहाँ से पूरी करें? तो उन्होंने क्या सोचा, हमारे और राज्य भी हैं जहाँ पे हम राज्य करते हैं, उनसे आदमी वहाँ से क्या है, शिपों के द्वारा लोगों को बुलाया जाए, अपने सिपाहियों को बुलाया जाए और वो यहाँ जंग में लड़ें। पर क्या है भाई, जब किसी को लड़ने के लिए बुलाओगे तो उस देश के लोगों से इजाज़त चाहिए होगी, आपको पूछना पड़ेगा भाई हमारे ऐसे वॉर चल रही है, आप यहाँ ना चलिए। वहाँ के जो लीडर, तो ऐसी चीज़ें डिमांड किस करी? लीडर से करी जाती है। तो उस टाइम लीडर कौन था हमारा? उस टाइम लीडर था आपका आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से लीडर था, जिसमें आपके महात्मा गांधी सभी लोग थे। तो इनसे कहा गया कि बोले देखो ऐसा है, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हिटलर ने बहुत ज़्यादा हमला कर रहा है, हमारी हालत ख़राब है, आप हम क्या अपने सिपाही दीजिए। तो भाई हमने कहा भाई ऐसे सिपाही नहीं देंगे हम, ठीक है, क्या है, हम आपको ऐसे आपको आर्मी हेल्प नहीं करेंगे। भाई पहले आप क्या करिए, हमारी कुछ डिमांडें हैं उनको, शर्तों को पूरा करिए, उसके बाद हम आपको क्या है सहायता करेंगे आर्मी से। तो भैया उनने पूछा क्या चाहिए आपको, सहायता चाहिए? तो उस टाइम हमने बोला भैया हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दीजिए, मतलब हमको सारी पावर दीजिए, हम अपना देश अपने आप चलाएं।
इसकी पावर दीजिए आपको। तो क्या हुआ, अब देखो बात शुरू हुई, ये सब बहस शुरू हुई, हम लोगों ने बात करी, ब्रिटिश ने कह रहे हैं, बोले नहीं ऐसा तुमको ज़रूरत नहीं है, पर हमने कहा भाई हमको चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, तब क्या हुआ, जो वाइसराय उस टाइम के थे, करंट वाइसराय थे, वो कौन से थे, वाइसराय आपके लिनलिनथिंगो जो थे, लिनलिनथिंगो इनके क्या थे, वाइसराय थे कब, 1940 में। तो 1940 में इनके द्वारा एक अगस्त ऑफर लाया गया था। कौन सा ऑफर लाया गया था, अगस्त ऑफर लाया गया था इनके द्वारा। इसके तहत क्या जाता था, इसके तहत जो भारतीय सरकार थी उस टाइम, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उसको पावर दी जा गई थी किसकी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन और काउंसिल बनाने की। मतलब उन्हें तब हमको पावर मिली किसकी, अपना संविधान और संविधान और परिषदों को बनाने की ताकत दी गई थी। और हमने डिमांड ये करी थी कि जो हमें अपना भारतीय संविधान संविधान हमें अपना संविधान बनाने की पावर दीजिए, और साथ ही जो परिषद है या जैसे हम काउंसिल कहते हैं, उसमें जो भारतीय लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाइए और अंग्रेजों की संख्या कम कीजिए। तो वहीं आप क्या रखा है कि उसमें हमने डिमांड करी, इंडियन इंडियन लोग ज़्यादा डिमांड करी एज कम्पेयर टू वाइट्स। वाइट्स मतलब क्या हो गया आपके, अंग्रेजों से। अंग्रेजों के द्वारा हमने कहा था कि जो काउंसिल है उसमें क्या है, भारतीय लोग ज़्यादा होंगे, अंग्रेज लोग कम होंगे। क्योंकि भाई जब जिसके ज़्यादा लोग होंगे तो बात उन्हीं की सुनी जाती है। कोई भी चीज़ हो, जब हमारे किसी काउंसिल में या परिषद में हमारे लोग ज़्यादा होगा तो हमारी बात ज़्यादा अच्छी सुनी जाएगी, और हमारे लोग कम होंगे तो हमारी बात कम सुनी जाती है। ये बात सच होती है। तो ठीक है, तो उसी टाइम क्या हुआ, अगस्त ऑफ 1940 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया इन्होंने, क्या एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना किसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ने, जिसके तहत हमको क्या मिला, फर्स्ट टाइम हमें राइट मिला, किसका क्या, किस चीज़ राइट मिला, अपना संविधान बनाने का हमें अधिकार बना। किसको, जो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट थी, या कह सकते हैं आप आईएनसी की, उस टाइम लीडर वही काम कर रही थी, आईएनसी की ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बात करी। तो अब भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं भाई, उस टाइम हमारे जो गांधी जी थे, हमारे नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये बड़े बड़े नेता जो थे आपके उस टाइम कहाँ, आईएनसी में थे, और वो उस टाइम देश को पूरा एकजुट करे हुए थे। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया आपको अगस्त ऑफर में क्या हुआ था। अगस्त ऑफर में हमें क्या पावर मिली थी, हमें क्या, कि हमें अपना संविधान बनाने की पावर दी जाए। साथ ही में दूसरा क्या मिले, कि दूसरा ये रहे कि हमें क्या है, जो काउंसिल आपकी हैं, जो परिषद है हमारे, उनमें आप गोरे लोगों को कम कीजिए और हमारे लोगों को ज़्यादा कीजिए। मतलब भारतीय लोगों की संख्या बढ़ाइए और जो अंग्रेज हैं उनकी संख्या कम कीजिए। चलिए भाई, अच्छी बात हुई। पर इसी टाइम क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है, जिसको जिन्ना द्वारा चलाया जा रहा था, उसने एक रेजोल्यूशन ला दिया। उस रेजोल्यूशन का नाम था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, या आप कब कहें लाहौर रेजोल्यूशन था। उसके तहत उनने क्या करा, उनने मांग कर दी सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग कर दी है भैया। उनने क्या बोला, भाई हमें मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग देश चाहिए। कौन सा नाम, किस नाम से, ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर। मतलब आपका नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया आपका, जो आपका आज का पाकिस्तान है, और ईस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया, जो आपका बांग्लादेश है। ठीक है, उस पार्ट्स में भारत के उस हिस्सों को ये चाहते थे कि ये हिस्से हों हमारे किस चीज़ के, कि मुस्लिमों के लिए देश बना दें अलग से, हमें भारत से अलग कर दें। उसी टाइम ये जिन्ना ने ऑफर ला दिया। अब ये ऑफर लाया तो गांधी जी ने क्या है, प्रपोज करा, आपने उसी टाइम गांधी जी ने क्या करा, आपका प्रस्ताव लाया, कौन सा वाला, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लाया गया, तो 1940 टाइम की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहली बात क्या हुई, तो आप कैसे कोई याद क्या करें, तो पहली मीटिंग कब हुई हमारी, पहली मीटिंग जो आपकी संविधान सभा की मांग किसने करी, सबसे पहली भाई मांग किसने करी, तो संविधान सभा की जो मांग करी गई थी 1934 में एम एन रॉय द्वारा करी गई थी। ठीक है, एम एन रॉय द्वारा करी गई थी। एम एन रॉय द्वारा सबसे पहले आपकी क्या है, संविधान सभा की मांग करी गई थी। फिर 1934 में मांग करी गई। फिर क्या हुआ 1940 में हमारा अगस्त ऑफर जो होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अगस्त ऑफर क्या है, एक्सेप्ट हो जाता है अंग्रेजों द्वारा। इसके साथ हमें क्या पावर मिल गई कि हम अपना संविधान बना सकें। अब इसकी हमें ताकत मिल गई। अब क्या है, हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा। अब लोग कहां से इकट्ठे करें, तो हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा। अब लोगों को कैसे इकट्ठा करा है, तो मैंने आपको बताया है कि टोटल हम लोगों ने अलग अलग लोगों से 389 अलग अलग जगह से टोटल 389 लोगों को इकट्ठा करा, और इन सबको बुलाया आपस में, बोले देखो ऐसा है, हमारे देश में एक संविधान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए हमारे देश में, जो पूरे देश में एक हो।
मतलब सभी प्रांत हमारे जितने भी हैं, रियासतें हैं या फिर ब्रिटिश राज्य स्टेट्स हैं या फिर आपकी चीफ कमिश्नर स्टेट्स हो गए, इन सभी में हमारा एक ही संविधान लागू होना चाहिए। भाई चलो भाई मांग कर दी। अब 389 लोग इकट्ठे हो गए। अब भाई जब 389 लोग इकट्ठे हुए तो भाई कहीं बैठक भी हुई होगी। तो भाई आपकी जो पहली बैठक हुई, जो संविधान सभा वो आपकी बनी थी, संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 अक्टूबर 1946। मतलब संविधान सभा की जो पहली की बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। और भाई जब 1946 की पहली बैठक आपकी बैठक हुई तो भाई उसमें कोई लीडर भी होगा। ये बात सही बात है ना कि जब कोई बैठक होती है उसमें कोई लीडर ही तो होता है एक, जो पूरी बैठक को आपको लीड करता है। तो उस टाइम कोई था नहीं। अब भाई उस टाइम सोचा गया कि किसको लीडर बनाएं अपना, जो हमारी संविधा को अपनी जो क्या नाम है सभा को है उसको लीड करे। तो बहुत सोच विचार करने के बाद जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको नॉमिनेट करा गया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारत संविधान सभा की जो प्रथम अध्यक्ष हैं उनके रूप में नामित किया गया था। अब ये रखिएगा, नाम याद रखिएगा नॉमिनेटेड, और जो आपका शब्द है नामित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है, ये आपके चुने गए, आपके उसमें से इलेक्शन के द्वारा नहीं आए थे, मतलब वोटिंग के द्वारा नहीं आए थे। ये क्या है कि हम सब लोग बैठे थे और इनको हमने चूज कर लिया भाई कि ये हमारी जो पहली बैठक है इसको लीड कौन करे, तो इसको लीड करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्योंकि क्यों करें भाई, अब ये तो है क्यों करें भाई, इन्हें क्यों चूज करा हमने, और को लोग क्यों नहीं चूज करें, गांधी जी थे और थे। इसलिए रीजन ये भी था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी उस समय सबसे बड़े थे उस सभा में। उस सभा में सबसे बड़े एज के, मान लीजिए कि सबसे बड़े के वही थे, और सबसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस पर्सन मान के तौर पर देखा है तो वही माने जाते हैं, क्योंकि उनकी एज सबसे ज़्यादा थी पूरी संविधान सभा के अंदर। इसलिए उनको हमने क्या है अपना पहला प्रेसिडेंट बना दिया। अब ठीक है भाई, तो हमने 9 दिसंबर को हमारी पहले बैठक हो गई, 9 दिसंबर 1940 को हमारी पहले बैठक हुई। ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना दिया, किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब देखो स्थायी अध्यक्ष और नामित अध्यक्ष में क्या फर्क है। तो देखो स्थायी अध्यक्ष होता है जब आप किसी को वोटिंग के द्वारा, मतलब जब 10 आपके 389 लोग बैठे थे, इन सभी लोगों ने आपस में वोटिंग करी और वोटिंग में बताया गया कि हम किसको अपना लीडर बनाएं। तो इसमें अब इस सभा में जब बैठक हुई तो 9 को पहली बैठक हुई और ठीक 2 दिन बाद इलेक्शन हुए। इन 2 दिनों में इलेक्शन हुए और इन 2 दिनों में इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आया सामने। जब रिजल्ट आया तो उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो क्या विजेता हुए और उन्हें क्या बना दिया गया, पहला परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। या तो आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा या आपसे नामित अध्यक्ष पूछा जाएगा, या तो कोई क्वेश्चन कैसा आएगा कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के पहले नामित जो संविधान अध्यक्ष कौन थे, तो आप उसमें बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्वेश्चन गलत कर जाते हैं कि आपके नामित और स्थायी अध्यक्ष में ये 2 अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि स्थायी होता है वो परमानेंट होता है और नामित होता है वो टेम्पररी होता है। आपका कौन होता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट, वो लीडर होता है उस टाइम। तो हमने क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कैसा टेम्पररी लीडर चुना अपना। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई और लीडर था नहीं और इलेक्शन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसमें इसलिए हमने उनको क्या है अपना लीडर चुन लिया। वहीं 2 दिन बाद अपना इलेक्शन के बाद हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट अपना लीडर चुन लिया, किसका, संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ठीक उस संविधान सभा के आपके कौन हो गए प्रेसिडेंट, कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए राजेंद्र प्रसाद जी। और वाइस प्रेसिडेंट भी तो कोई होगा ना, उपाध्यक्ष भी तो कोई होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट बने आपके HC मुखर्जी। तो HC मुखर्जी कौन बन गए, वाइस प्रेसिडेंट। अब सब लोग क्या करते हैं,
प्रेसिडेंट का नाम याद कर लेते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट का नाम लोग नहीं याद करते जल्दी से, वो भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन इसलिए ये ट्रिकी बनते हैं, ये जो क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की जो संविधान सभा थे उसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोग बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसमें। तो याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था उपाध्यक्ष किसका, संविधान सभा का। और भाई संविधान सभा के जो सलाहकार थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे, वो किसे बनाया गया था, वो बी.एन. राव जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, बी.एन. राव जी को। अब कब बनाया गया ये सब आपका 11 तारीख को डिसाइड हो गया। कब, 11 दिसंबर 1946 को ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली गई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को क्या है, हमने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जिसे हम कहते हैं संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिया। कौन था, बी.एन. राव जी कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रेजेंट किया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसमें, संविधान सभा में के अंदर किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डेट याद रखिएगा। तो डेट क्या है, 2 दिन का फर्क है आपका। सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, तो आपकी पहली बैठक हुई, और उसके ठीक 2 दिन बाद आपकी 11 दिसंबर को हमने अपना क्या है, पहला प्रेसिडेंट चुन लिया। और ठीक उसके 2 दिन बाद हमने क्या करा, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी क्या ले आए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आए, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, हमारा अध्यक्ष भी चुन लिया हमने, उपाध्यक्ष भी चुन लिया हमने, सलाहकार भी चुन लिया हमने, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। चलो बढ़िया, पास हो गया सब। उसके बाद क्या हुआ, हमने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। अब हमने काम करना शुरू कर दिया अपने संविधान पे। तो संविधान हमारा जो बना, पूरा बन के टाइम लगा, इसमें जो बनने में समय लगा वो लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारा संविधान बनने का जो टोटल समय था वो कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। लगभग आप मान चलो 3 साल करीब लग गए थे, है न। तो लगभग मान चले, अप्रॉक्स हम लग चल रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में लगभग 3 साल लग गए थे पूरे अपना संविधान बनाने में। पर ये याद रखिएगा कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारा संविधान को बनने में। और ये संविधान बनके तैयार कब हुआ, तो ये संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके एकदम तैयार हो गया था, बिल्कुल फिट। अब बस इसे करना क्या था, हमारे देश में लागू करना था। पर हमने क्या करा, हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं करा। अब भाई क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि संविधान सभा, हमने अपना संविधान बना के तैयार भी कर लिया 26 नवंबर को 1949 को हमने अपना बना के तैयार भी कर लिया, तो हमने उसे अपने देश में लागू क्यों नहीं करा। भाई ये भी दिमाग में आता है कि हमने जब चीज़ तैयार हो गई तो बिल्कुल लागू कर दो उस चीज़ को। पर ऐसा हमने नहीं करा। क्यों, हमने लागू करा अपना संविधान, वो लागू करा था हमने 26 जनवरी 1950 को लागू करा अपने देश में। अब आप क्या कहेंगे, सर कहाँ 26 नवंबर 1949 और कहाँ 26 जनवरी 1950, ये 2 महीने तक हमने क्यों नहीं करा। भाई 26 जनवरी ऐसी क्या खास दिन था कि हमने 26 जनवरी को अपना संविधान देश में लागू करा। तो इसके एक पीछे रीज़न था, छोटा सा रीज़न था। रीज़न क्या था, छोटा नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न था, ये कह सकते हैं आप। महत्वपूर्ण रीज़न किस लिए, भाई 26 जनवरी 1930 को ही हमने डिमांड करी थी किसकी, टोटल स्वराज की, मतलब पूर्ण स्वराज की हमने पहली मांग करी थी 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है भाई। पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज मतलब हो गया कि हमने पूरी तरह आज़ादी, मतलब हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। अब हमारे देश को क्या है, आज़ादी की मांग थी, हमारे देश को पूरी तरह आज़ाद होने की इच्छा थी। हम नहीं चाहते थे कि अब अंग्रेज हम पे और राज करें। ठीक है, तो हमने इसकी पहली मांग कब करी थी, इसकी पहली मांग करी थी 26 जनवरी 1930 को, इसकी पहली मांग कर दी। तो 26 जनवरी इसी को याद में रखते हुए हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया अपने देश के अंदर। ठीक है, तो आपको याद पता चल गया। तो हमने अपने देश में 26 जनवरी को देश में अपने संविधान लागू क्यों करा, इसलिए करा अपने देश में संविधान लागू, क्योंकि उसी दिन हमने पूर्ण स्वराज या कहें या टोटल स्वराज की मांग करी थी अपने देश में। ठीक, कब, 26 जनवरी 1930। तो ये डेट याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1930 को ही, आज से मतलब 20 साल पहले ही हमने
पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, इसलिए हमने अपना संविधान इस दिन को लागू करा। ठीक है, अब भाई हमारा संविधान बन भी गया। देखो पहले हमारी सभा बनी, सभा बन के हमने अपना प्रेसिडेंट चूज कर लिया, प्रेसिडेंट के बाद हमने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके भी आ गए, फिर हमने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया, जो हमारा समय लगा कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लगा हमारा उसे बनाने में। और उसके बाद हमने क्या है 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया। किसकी याद में, तो टोटल स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज की याद में हमने इसे अपना देश में लागू कर दिया, क्या संविधान लागू कर दिया। चलो बढ़िया बात है। तो भाई जब संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ, उस संविधान पर लोगों के सिग्नेचर करेंगे होंगे। अब सिग्नेचर किसके किसके, भाई सिग्नेचर उन सभी सदस्यों के जो उस संविधान सभा के मेंबर थे। सभी सदस्य जो संविधान सभा के हिस्सेदार थे या हिस्सा थे या वो उसके मेंबर थे। कौन से थे, कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे संविधान सभा के। अब क्या हुआ भाई, जब हम आजाद हुए, आजाद कब हुए थे हम, 1947 को हम आजाद हुए थे, और हमारा संविधान लागू कब हुआ, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो क्या हुआ, जब 1947 को हम आजाद हुए तो उसमें क्या हमारे हिस्से कर दिए गए, कौन कौन सा, पाकिस्तान नाम का एक हिस्सा कर दिया गया। आप जानते हैं आज उसे पाकिस्तान नाम से जानते हैं आप। उससे क्या हुआ, हमारे जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो रिड्यूस हो गए। कितने हो गए थे, 389 से टोटल 299 रह गए। कितने सदस्य रह गए अब, 299 रह गए। उसमें से ही सिर्फ 299 में से 284 लोगों ने क्या है अपने सिग्नेचर या हस्ताक्षर करे किस पे, संविधान पर। तो अब आपके दिमाग में आएगा भाई, चलो मान लेते हैं 90 लोग तो आपके चले गए पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान में चले गए ना, पाकिस्तान में चले गए, कितने, 90 लोग चले गए पाकिस्तान में। अब ये बचे हुए 15 लोग भाई कहाँ गए, दिमाग में ये आएगा कि 15 लोग को हम कहाँ चले गए, इन लोगों को सिग्नेचर क्यों नहीं करे। तो इसका रीज़न ये था कि देखो उम्र हो गई थी लोगों की, एज हो गई थी, इसलिए, या उनकी डेथ हो गई है किसी कारणवश वो सिग्नेचर नहीं कर पाए। क्या रीज़न हो गया, उनकी डेथ हो गई हो, ये हो गई थी, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम अध्यक्ष संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी क्या है एज बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी, या फिर आप चाहें कि और किसी कारणवश वो अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाए। तो टोटल कितने लोगों ने हस्ताक्षर करे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर करे किस पे, अपने संविधान पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब जब संविधान बन के तैयार हुआ उसमें क्या क्या था ऐसा, तो संविधान बन के तैयार हुआ उसके अंदर टोटल जो आर्टिकल्स थे आपके, जैसे हम कहें अनुच्छेद, वो 395 अनुच्छेद थे, और भाग थे, भाग इसे हम कहते हैं पार्ट, वो टोटल 22 पार्ट थे, जो कि अब 25 हो गए हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमने कुछ सब पार्ट ऐड कर दिए, जैसे 4A 9A 9B, ये करके सब पार्ट ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए टोटल कितने हो गए, 25 हो गए हैं। और शेड्यूल की बात करें या कहते हैं अनुसूची, ये टोटल उस टाइम जब संविधान लागू हुआ तब 8 थे, अब कितने, 12 हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 आर्टिकल्स हैं। कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं जिसे हम पार्ट भी कहते हैं। और कितने अनुसूची हैं या कहते हैं शेड्यूल हैं, तो टोटल 8 शेड्यूल थे जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। अब तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ये पूछा जाता है जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूची थी, तो बच्चे जोश जोश में आगे 12 लगा जाते हैं। क्यों भाई, 12 याद रहती है सबको, 12 हमारी अनुसूचियां हैं तो 12 टिक कर जाते हैं, तो भाई वो गलत हो जाता है आंसर। क्यों, जब हमारा संविधान में, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। बाद में हमने इसको 4 और ऐड कर दी बाद में, ठीक है, तो टोटल 12 कर दी। जो करंट अभी बात करें तो अभी की बात करें तो 12 है, और अगर पूछा जाए कि संविधान जब लागू हुआ तब कितनी थी, तो आप कहेंगे 8 अनुसूचियां थी उस समय। चलिए सर याद हो गया आपको, ये कहेंगे, ये बात हम पता चल गई। उसके बाद हुआ, उसमें क्या हुआ भाई, ये चीज़ आपके एक मेन पॉइंट है पूरे संविधान सभा के, उसमें पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन जाता है कि मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन कौन थे। क्वेश्चन क्या आता है, ये मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन कौन थे, कौन कौन थे, तो इसमें 3 लोग थे आपके, कौन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे, वो थे पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष भी थे, और एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी इसके कौन सदस्य थे, किसके, कैबिनेट मिशन के। क्वेश्चन जो बनता है आपसे ऐसे ही बनेगा, दो आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्या है, 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें कहेंगे कि इनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं था किसका, कैबिनेट मिशन का। तो आप बता देंगे कौन सा, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन सेम होंगे, कौन कौन से होंगे आपके, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये 3 नाम आपके सेम होंगे और बाकी चौथा आपका गलत होगा। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे,
भाई क्वेश्चन सीधा बन कुछ भी बन सकता है इसमें से। तो कैबिनेट मिशन के हेड थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस हेड थे किसके? कैबिनेट मिशन के। चलिए सर यही बात कल याद कर लेंगे हम। अब आगे क्या होता है, अब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, हमारा देश में लागू हो गया। तो अब देखो उस टाइम समय भारत को देखोगे आप, भारत के मैप को देखोगे तो ये मैप दर्शा रहा है, इस मैप में दर्शा रहा है कि हम 1947 में जब आज़ाद हुए थे तब हमारा देश भारत देश कैसा था, और 1956 मतलब आप बात कहें तो लगभग 9 साल बाद हमारा देश कैसा था। तो जब आज़ाद हुए थे तो हमारे ये दो हिस्से कर दिए गए थे, एक तो ये पाकिस्तान नाम से और एक ये ईस्ट पाकिस्तान नाम से हमारे दो हिस्से कर दिए गए थे। ठीक है, पर अब तो हमने इसे आज़ाद करा के इसको एक अलग देश बना दिया, इसका नाम आज बांग्लादेश है, और ये तो आज पाकिस्तान है ही है। ठीक है, वो भी आज हालत ख़राब है इसकी। तो और ये हमारे कौन से थे उस टाइम के? प्रोविंस या कहते हैं स्टेट्स थे उस टाइम हमारे। कौन कौन से थे? अब याद करें, पंजाब स्टेट्स हो गए, दिल्ली, राजपुताना, ग्वालियर, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और यूनाइटेड प्रोविंस का याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस को ही हम क्या कहते हैं? आज उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या है आपका जो यूनाइटेड प्रोविंस या कहते हैं उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है, वो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविंसेस पुराना नाम है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसमें परेशान मत होइएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि नाम कब बदला गया, ये सब आपको जानकारी दूंगा आगे चल के। बस आप ये मैप देख लीजिए कि क्या फर्क आया जब हम आज़ाद हुए और उसके 9 साल के बीच में कितना फर्क आया, ये चीज़ देखना आपको। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब क्या हुआ, देखो संविधान सभा बनी, उसमें हमने अलग अलग लोग काम करा, सभी लोगों ने काम करा ना भाई। 389 लोग थे। ठीक है, 389 लोग थे, उसमें 289 लोगों ने सिग्नेचर करे। तो भाई ये सभी लोग बैठे, इन सभी में एक मेन चीज हम भूल गए, वो क्या था? वो चीफ ड्राफ्टमैन के बारे में हम बताना भूल गए। भाई चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो क्वेश्चन आता है, ये छोटा क्वेश्चन है, लोग पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? तो आप कह देंगे चीफ ड्राफ्टमैन थे आपके एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी जो थे वो हमारे चीफ ड्राफ्टमैन थे किसके? संविधान सभा के। चलिए सर ये भी याद हो गया। अब क्या हुआ, देखो जब संविधान हमारे देश में बन गया, हमने संविधान बनाया, हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाया तो अपने संविधान को बनाने में। अब बना के हमने क्या है, उससे अपने देश को 1950 में लागू कर दिया। अब लागू करने के बाद हमने उसे चेक करा। भाई दो कोई चीज़ अब लागू करते हो तो उसका थोड़ा टेस्टिंग चलती स्टार्टिंग में। तो हमने जब चेक करा उसको, हमने चेक कब करा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चेक करा। अब भाई हमने चेक करा, जब क्या डेट आई 24 जुलाई को हमने क्या करा, हमने 24 जुलाई को अपनी संविधान सभा थी उसकी लास्ट बैठक करी। क्या करी? अंतिम बैठक हुई कब? 24 जुलाई 1950 किसकी? संविधान सभा की। अब ये क्या है? तो देखो ऐसा है, जब कोई सभा बैठती है भाई, जो सभा बैठती है उसकी शुरुआत तो वो खत्म भी तो होगी ना कभी ना कभी। भाई जब हमने देखा, हमने अपना संविधान बना लिया, अपने देश में लागू भी कर दिया, लागू करके उसे अच्छे से चला के देख भी लिया, बहुत सही से चल रहा था, अब हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या हुआ भाई, अब हमें क्या लगा कि अब हमें संविधान सभा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश में संविधान बन गया है और उसे लागू भी कर दिया गया और बहुत अच्छे से चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी संविधान सभा में। बाकी छोटी मोटी मतलब प्रॉब्लम आती रहती है समय के साथ, वो बदलाव करते रहते हैं, उसे हम अमेंडमेंट भी कहते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इस आप परेशान मत होइएगा, वो छोटी छोटी चीज़ें बात बता रहूँगा आपको। जब वीडियो आगे बढ़ती रहेगी और आगे मैं पढ़ाता रहूँगा आपको, तो हर चीज़ वो कवर कर दूंगा आपको, जिसके आपकी छोटे दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये याद करिएगा कि 24 जुलाई 1950 को हमने अपनी संविधान सभा की अंतिम बैठक करी थी। तो ये डेट याद रखिएगा। देखो हमने पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हमारी हुई 9 दिसंबर 1900, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की। और 24 जुलाई 1950 को हमारी अंतिम बैठक हुई किसकी? संविधान सभा की। चलिए सर ये बात मान ली आपकी हमने कि संविधान सभा की ये जब भाई सभा बैठती है उसके बाद खत्म भी होती है, तो हमने बीच में और काम भी करे होंगे। हाँ, तो दो इसी बीच हमने क्या करा, हमने अपना राष्ट्रीय गान को भी अपने देश में लागू करा या अपनाया हमने। तो राष्ट्रीय गान को अपने देश में कब अपनाया? तो क्वेश्चन ये जरूर बनता है कि जो राष्ट्रीय गान है या हम कहते हैं नेशनल एंथम जिसे हम कहते हैं, उसको अपने देश में हमने कब अपनाया? तो उसको हमने अपनाया 24 जनवरी 1950 को। तो अब हमारा राष्ट्रीय गान क्या था? तो हमारा राष्ट्रीय गान था उस टाइम, जिस टाइम के अभी भी है हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जी हाँ, जन गण मन क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसी को हम आज भी राष्ट्रीय गान होता है ना, कहते हैं ना
तो वो हम क्या है गाते हैं, वो क्या था, जनगण मन बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो सॉन्ग है ये बनाया गया था आपके हमारे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 11 दिसंबर 1911 में 11 दिसंबर 1911 में ये गाना कंपोज किया। ओरिजिनली किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में करा था आपसे। तो क्वेश्चन ये बनता है आपसे, क्या बनेगा आपसे कि आपको बताना होगा कि जो आपका जनगण मन है ये किसने कंपोज करा। तो आप सीधा कह देंगे भाई डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान बनाया गया। और कब, ये क्वेश्चन ये बनता बाद में कि ये ओरिजिनली किस भाषा में बनाया गया था, है ना? तो इसे सबसे पहले बनाया गया था बंगाली भाषा में। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो डेट याद करेंगे। तो 11 दिसंबर 1911 को जनगण मन बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट करके 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय गान है अपने देश में लागू कर दिया। अब ये आपके दिमाग में एक खास आएगा, भाई ये राष्ट्रीय गान में ऐसा क्या खास बात थी जो हमने इसे राष्ट्रीय गान बना दिया इसको, क्या है? तो इसको याद रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उस राष्ट्रीय गान में हमारा पूरा भारत कवर होता है। क्या है? हम उस राष्ट्रीय गान में गा के हम बताते हैं कि हमारा भारत देश कैसा है, कहाँ कहाँ पे क्या है, कहाँ कहाँ हमारा पार्ट है। तो उस पूरी राष्ट्रीय गीत में हम अपने देश को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए हमने 24 जनवरी 1950 को हमने अपना क्या है राष्ट्रीय गान भी अपना लिया। अब क्या हुआ, ठीक ही 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल सॉन्ग या कहें राष्ट्रीय गीत भी अपनाया। अब भाई राष्ट्रीय गीत कौन सा था? तो राष्ट्रीय गीत हमारा था वंदे मातरम। जो आप वंदे मातरम सुनते हैं ना, उसी को हम राष्ट्रीय गीत कहते हैं। और इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो ये वंदे मातरम सॉन्ग है मेनली पहले सबसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था या आप कहें बनाया गया था। ये बनाया गया था एक प्रेरणा स्वरूप या एक चीज दर्शाने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लोग लड़े हैं, उनके संघर्षों को एक प्रेरणा स्रोत देता है, जो हमें एकदम पावर बताता है कि हमारे देश में जो लोग थे उन्होंने कितना संघर्ष किया हमें अपना आजाद करने में। वो दर्शाता है क्या? ये संगीत दर्शाता है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय संगीत है वो दर्शाता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्ट्रगलर थे, उन्हें कितना कष्ट सहा है हमको आजाद करने में। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये अपना इसको हमने क्या बना लिया, अपना राष्ट्रीय संगीत बना लिया। अब ये बात याद रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है, उन दोनों में आपके दिमाग में आएगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है या किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाएगी। तो आपके दिमाग कहेंगे, आप सब लोग कहेंगे सर राष्ट्रीय गान की इज्जत है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय गान की इज्जत ज़्यादा नहीं है। आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय संगीत दोनों का सम्मान बराबर करा जाता है। जितना सम्मान आप राष्ट्रीय गान का करते हैं उतना ही सम्मान आपको अपने राष्ट्रीय गीत का भी करना होगा। और ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि जो अब यह आपका मौलिक अधिकार भी होता है। सॉरी, मौलिक अधिकार कह रहा हूं, ये आपकी क्या है, आपका कर्तव्य बनता है। ये क्या आपका कर्तव्य होता है कि आप जितना सम्मान अपने राष्ट्रीय गान का करते हैं उतना ही सम्मान आप अपने राष्ट्रीय संगीत का भी करें। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों का बराबरी सम्मान है, तो दर्जा दिया गया है, दोनों को बराबर दिया गया है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय सॉन्ग और राष्ट्रीय संगीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, दोनों को। ठीक है, दोनों को बनाया। और राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और राष्ट्रीय संगीत को तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, और बता दें जो हमारा नेशनल फ्लैग है, याद कहते हैं हम, राष्ट्रीय ध्वज है जो, उसको हमने अपनाया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया। और इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया? इसको डिजाइन किया गया पिंगली वेंकैया द्वारा। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो डिजाइन किया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज क्यों डिजाइन किया गया? हमारा झंडा था पहला, वो ये क्यों नहीं कर लेते थे? तो ऐसा नहीं कर सकते। देखो, राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है वो भी आपको दर्शाता है। आपको ये दर्शाता है कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं या आप किस देश से संबंधित हैं। वो आपकी पहचान है। क्या है वो? एक तरह से आपकी आईडी है। वो राष्ट्रीय ध्वज आपकी एक आईडी के तौर पे काम करता है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई सी व्यक्ति की आपको जानना है कि वो किस देश से संबंधित है, तो आप उसका क्या देखते हैं? राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं। आप उसका राष्ट्रीय ध्वज देखते ही पहचान लेते हैं कि वह व्यक्ति किस देश का रहने वाला है।
ठीक है। तो वो एक तरह से वो आपकी पहचान है। वो कौन है? आपका राष्ट्रीय झंडा, इसे कहते हैं राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग जो है, राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम कहते हैं, वो आपकी पहचान है। तो भाई अब राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी कोई फिक्स रेशियो भी होनी चाहिए। तो भाई ये फिक्स रेशियो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी अपनी एक फिक्स रेशियो है। हाइट, लेंथ और ब्रेथ आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेंथ ब्रेथ क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते किसके? राष्ट्रीय ध्वज की। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की लेंथ ब्रेथ है वो है 3/2 की। जो लेंथ होगी वो 3 होगी और ब्रेथ होगी वो 2 होगी। आप कितनी भी लंबाई और चौड़ाई रख लें, बस रेशियो आपका क्या होना चाहिए? 3/2 का होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसको लिखा किसने? कौन सा राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हो। हम कहते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जय हो। तो ये क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय संगीत जो है आपका है, जिसे हम कहते हैं नेशनल सॉन्ग, वो आपका कौन सा? वंदे मातरम। जिसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। आप ये सकते हैं, उनका फोटो है, ठीक है। ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। सुरजा सुफला, है ना, ये आपका क्या है? राष्ट्रीय संगीत लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? तो वो संविधान सभा जब बनी, हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होना बनाया गया, उसमें समय जो लगा हमारा, उस समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। भाई ये दिन लगे, इन दिनों में हमने काम तो करा होगा कुछ। तो भाई काम भी करा होगा, जैसे सही बात है, संविधान बनाया, हमें काम तो करा ही होगा। तो काम कैसे करा, किस तरीके से काम किया गया, ये भी तो बात बनती है। तो काम करने का तरीका क्या था? जो संविधान सभा बनाई गई, वो संविधान सभा में हमने क्या करा? देखो, हमने अपने कामों को हिस्सों में बांट लिया। भाई जब कोई काम को तेज करने के लिए तरीका क्या होता है? आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। तो काम को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, तो उसी को हमने क्या बना दिया? कमिटीज बना दिया। मतलब जो एक पार्ट बनाया, उसका पार्ट को हम कहते हैं कमेटी कह दिया, कि भैया देखो, आप इतने लोग हैं, आपकी कमेटी का नाम ये होगा और आपका काम ये होगा, और आप उसका एक लीडर भी चूज कर दिया हमने, उस कमेटी का लीडर भी चूज कर दिया। तो वही हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की क्या है, महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी थी, मतलब इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी थी वो आपको बताते हैं। तो हम वही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण कमिटीज आपकी हैं। तो पहली कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये इसी कमेटी को हम कहा जाता है कि इस कमेटी ने संविधान को हमारे आत्मा दी। हार्ट एंड सोल कहते हैं ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आर्टिकल 32 है, जिसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दिल और आत्मा जो है भारतीय संविधान की है, उसे हम आर्टिकल 32 कहते हैं। और इसको दिया था किसने? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी द्वारा। तो इसलिए याद रखें, ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में एक इसके लीडर भी थे, वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। और इसे स्टैब्लिश किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और पब्लिश किया गया था देहरादून के अंदर। बाकी मेंबर्स के मैंने नाम लिख दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब देखो, ये कमेटी, आप जो कमेटी है, आप कहते हैं समिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी समिति से बनते हैं। इस समिति में आपको याद रखना है मेंबर्स कितने हैं, इसलिए मैंने इस समिति के बारे में जानकारी ज़्यादा दी है, ठीक है। बाकी कमिटीज क्या है? बाकी कमिटीज में से आपके खाली लीडर का नाम पूछा जाता है, हेड का नाम पूछा जाता है कि उस कमेटी का हेड कौन था, ठीक है। तो बाकी ये ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, इस सभी के मेंबर्स, ठीक है। ये कब आपके स्टैब्लिश करी गई थी कमेटी, और कहाँ करी, इसके पब्लिश कहाँ करी गई थी, प्लस इसके हेड कौन थे, ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर लिख दी और आपको मैंने बता भी दिया है। तो कैसे याद करेंगे? भैया ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, ठीक है। और इसके सदस्य कितने थे? तो सदस्य टोटल 7 सदस्य थे। इसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसे स्टैब्लिश किया गया था कब? 29 अगस्त 1947 को। कहाँ पे? देहरादून के अंदर, ठीक है। बाकी कमेटीज कैसे पढ़ेंगे? अब कौन सी कमेटी आती है? अब आपकी कमेटी आती है कौन सी? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो इसके भी हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे।
यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और स्टेट कमेटी, इसके भी हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अब इन 3 कमेटीज के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अब सर कहेंगे यार सर इतनी सारी एक ही कमेटी, इतनी सारी एक ही 3 कमेटी, इन सभी के कौन? एक ही लीडर। अब कंफ्यूज नहीं क्रिएट होगा, तो कैसे याद करेंगे? तो तरीका सबसे मैं बता दूं, एक छोटा सा तरीका है जहां आपका यूनियन वर्ड यूज हो जाए, ठीक है, यूनियन, जहां आपका यूनियन शब्द यूज हो जाए, वहां पे मतलब याद कर लीजिएगा कि वो कौन सी है, उसकी लीडर कौन है? वो उसकी लीडर जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। वहीं आपको यह पूछा जाए कि कमिटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 3 कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके आप याद रखेंगे माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया एंड फंडामेंटल राइट कमेटी, इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हेड थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब दो ये चीज याद रखना, जहां फंडामेंटल राइट कमेटी का नाम आ जाए, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड कौन थे, तो आप सीधा कहेंगे फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? वो हेड थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और माइनॉरिटी सब कमेटी, तो माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाए माइनॉरिटी कमेटी के हेड कौन थे, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और माइनॉरिटी सब कमेटी, इसके हेड कौन थे? आपके एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड कौन थे, तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के हेड थे जे.बी. कृपलानी जी। अब देखो इसमें भी 2 तरीके हो गए, एक हो गया फंडामेंटल राइट और एक हो गया फंडामेंटल राइट सब कमेटी। फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी। ये क्या छोटे छोटे कंफ्यूजिंग चीजें हैं, इसलिए आपको याद रखना है। तो सब कमेटी का जहां नाम आ जाए, फंडामेंटल में जब सब कमेटी का नाम आए तो जे.बी. कृपलानी लगाइएगा। और जब आपका पूछा जाए फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड कौन पूछा जाए, तो आप सीधा कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर आपकी लास्ट कमेटी आपकी आती है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड थे के.एम. मुंशी जी। तो ये कमेटी जो आपकी हैं सारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी कमेटी के नाम याद कर लीजिएगा, इनके कमेटी के नाम और इनके अध्यक्ष जो हेड हैं उन सभी के नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे आते हैं, आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ड्राफ्टिंग कमेटी से पूछे जाते हैं, तो ये रखिएगा, ठीक है। ये सभी आपकी कमेटियाँ हो गई और उन सभी के लीडर्स के नाम बता दिए। तो कौन कौन से? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी। इन तीनों कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? सर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। और कमेटी ऑन रूल एंड प्रोसीजर, फ्लैग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, इन तीनों कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया एंड फंडामेंटल राइट कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के हेड कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के हेड कौन थे? के.एम. मुंशी जी, ठीक है, याद हो गया? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के स्रोत, कि भारतीय संविधान हमने बनाया वो कैसे बनाया, हमने कहां से क्या क्या लिया जो हमने इन सभी को जोड़ के भारतीय संविधान बनाया। आप जानते हैं ना, आइए मैं आपको पढ़ाया, कमिटीज पढ़ाया मैंने भी आपको, जिसमें बताया कि हमने कौन कौन सी कमेटी बनाई। अब भाई इन सभी कमेटियों ने कुछ काम तो करा होगा ना भाई, जब संविधान बनाया तो कमेटी ने काम भी करा होगा। जब जिसको बनाया गया उसका काम भी होता है, कार्य फिक्स कर दिया जाता है कि आपका ये काम है, ये काम है, तो वो काम करना जरूरी होता नहीं होता है, तो काम भी करा होगा। तो काम क्या करा हमने क्या करा, जब हमारा संविधान बनाया, जिसे हमें बनाने में समय जो लगा बनने में, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इन समय के बीच में हमने क्या करा? 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन में हमने क्या करा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमने क्या है, हमने विश्व को घूमा। क्या है? हम विश्व घूमे और विश्व के सभी देशों के संविधानों को हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? विश्व के सभी संविधानों को हमने पढ़ा कि उनका संविधान कैसा है, क्या है उनके संविधान में, क्या क्या अच्छी बातें हैं उनके संविधान में। हमने इन सभी चीजों को देखा। हमने क्या करा? उन सभी चीजों को देखा, उन्हें समझा, और उनमें जो चीज हमें अच्छी लगी, जो चीज हमें अच्छी लगी, उनको हमने अपने संविधान में रख दिया।
भाई देखो, कोई भी चीज़ बनती है, बनने जो चीज़ अच्छी हो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं होती, आप जानते हैं। तो इसीलिए हमने जब पूरे विश्व घूमा और अलग अलग देश गए, उन देशों का हमने संविधान देखा, उसको पढ़ा, समझा, तो हमें जो उनमें से अच्छी चीज़ लगी वो उसे हमने अपना लिया, और जो अच्छी नहीं लगी हमने उसे नहीं अपनाया भाई, सीधी खत्म। तो भाई जब इतने टाइम लगा, इनमें खर्चा भी तो हुआ होगा ना कोई। तो आप मान लीजिए अप्रोक्स 64 लाख रुपीज़ का खर्चा आया था। कितने? लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय। कब? 19 में, 1947 में, 80s में ना, 1948 में टाइम जब संविधान बना था। तो उस समय जब पूरा 1950 में संविधान चला, 1949 में 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन के तैयार हुआ, तो जो खर्चा लगा उस टाइम, वो खर्चा टोटल था 64 लाख रुपीज़। कितना खर्चा था? 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था उस टाइम। आप जानते हैं 64 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज के समय मान लीजिए 64,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो उस टाइम के 64 लाख रुपए आज के 64,000 करोड़ रुपए के बराबर हैं, ठीक है। इतना खर्चा करा था जब हमारी देश की हालत खराब नहीं थी। किस लिए? संविधान को बनाने में खर्च करा। क्यों खर्च करा? क्योंकि आज हम इसमें खर्चा कर रहे थे तो आने वाले कई पीढ़ियां हमारी, उन्होंने क्या सोचा लोगों ने कि आज हम ये खर्च कर रहे हैं रुपए, तो इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाली कई पीढ़ियां हमारी इसमें क्या है, फायदा उठाएंगी इस चीज़ का। तो आज जानते हैं हमारा जो संविधान बना है उसका हम उपयोग करते हैं, सभी जगह उपयोग होता है हमारा संविधान। सबसे बड़ा हमारा भारतीय संविधान होता है, उसी के अंडर सभी लोग काम करते हैं। तो आज भी वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो हमारे क्या है, उसमें जो हमने क्या है, बहुत मेहनत करी, लोगों ने समझा, उसमें हमने क्या, उस टाइम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये पढ़ते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्स लिए। तो सबसे पहले हमने गए ब्रिटेन के पास। तो पहले कहाँ गए हम? ब्रिटेन के पास गए। ब्रिटेन के पास गए तो हमने वहाँ से क्या लिया? हमने वहाँ से लिया क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। और क्या लिया? और हमने लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली, और रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन। तो ऐसा हुआ, जब हम सब ब्रिटेन गए, जब ब्रिटेन गए हम, जो आज कम कहते हैं यूके, यूके जब गए तो वहाँ पे हमने उनका संविधान पढ़ा। उनके संविधान पढ़ा तो उनके संविधान में हमें ये चीज़ अच्छी लगी कि उनके यहाँ एकल नागरिकता है, कि मतलब हर सदस्य के पास, वहाँ का जो नागरिक है उनके पास एक ही अपनी नागरिकता है, अपनी एक ही पहचान है। तो हमने इस चीज़ को अपने में अपना लिया। भाई हमारे देश में सभी की एक पहचान है, कोई अलग पहचान तो है नहीं, है ना। अगर आप कहीं खड़े होंगे तो आप क्या कहे जाएंगे? आप ये कहे जाएंगे कि आप भारत देश के नागरिक हैं। आप कहीं से बाहर जाएंगे, भारत से बाहर जाएंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा आप कहाँ के हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, या केरल के साउथ, केरल तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं कहेंगे आप कहेंगे क्या कि मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो ठीक है, ये क्या दर्शाता है आपकी? ये सिंगल सिटीजनशिप। तो आपको दिखाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, है ना। ये आपको बताता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। तो वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं उसको, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता मिलती है आपकी, कौन सी है? वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, कि हमारी पार्लियामेंट कैसे वर्क करे, ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, मतलब हर जगह किसका शासन होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए। ये भी कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया हमने। हम दूसरे देश गए, उसका नाम क्या है? आयरलैंड। आज हम आयरलैंड के पास गए, वहाँ हमने देखा हमने क्या लिया? सबसे पहले उनसे क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हम कहते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। वहीं नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, उन 12 सदस्यों को हमने कैसे लिया? वो आयरलैंड से लिया। और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव भी हमने आयरलैंड से लिया। अब जब इलेक्शन आयरलैंड से क्यों लिया भाई? जब हमने उनका संविधान पढ़ा, उनके संविधान में 3 चीज़ें अच्छी थी। कौन कौन सी अच्छी थी उनकी संविधान में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, ये उनके संविधान में अच्छा था, इसलिए हमने इसे अपने संविधान में अपना लिया। और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जो आपके 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर, वो जो प्रेसिडेंट द्वारा नामित किए जाते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा चूज करे जाते हैं, उन 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट के द्वारा चूज करा जाए। ये कहाँ से लिया हमने? ये भी आयरलैंड से लिया। अब 12 सदस्य कौन से है भाई? आप कह दोगे कि 12 सदस्य कोई भी हो सकते हैं सर, अच्छे लोग होंगे, कोई जो चूज करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 12 सदस्य आपसे लिए तो कोई आपका रिक्शा राह चलता हुआ रिक्शा वाला हो गया, उससे आपने उठा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या लेते हैं, उसमें कंडीशन लगाई गई है, उसमें बताया गया है आप कहाँ कहाँ से ले गए। जो सोशल वर्क करता हो, जो सोशल वर्कर हो, या स्पोर्ट्स से संबंधित हो, या स्पोर्ट्स से हो, या किसी स्पेसिफिक फील्ड से हो,
है ना, या तो वो सोशल वर्कर हो, या आपका आपका स्पोर्ट्समैन हो, या म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, या एजुकेशन में फील्ड में देखे जा रहे हैं, कोई एजुकेशन टीचर हो, आपका साइंटिस्ट हो, एडवोकेट हो, है ना, ये सभी चीज़ों के, इन सभी चीज़ों को सेक्टर्स को लिया। इन सभी सेक्टर में जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं को लिया गया, उन्हीं को चूज करा जाता है कि इन 12 सदस्यों में, किसमें, राज्यसभा में चूज करा जाता है, लोकसभा के अंदर नहीं। ठीक है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये भी हमने कहाँ से लिया, ये आयरलैंड से लिया, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होना चाहिए, क्या कहाँ से लिया है, ये आयरलैंड से लिया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, और देश गए तो हम तीसरा देश जो हमारा है वहाँ गए कनाडा के अंदर। कहाँ गए, कनाडा में। अब कनाडा से हमने क्या लिया, हमने लिया फेडरल सिस्टम ले लिया, और जिसे हम संघीय सिस्टम कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग सेंटर अमंग स्टेट, या कहते हैं राज्य के बीच मजबूत केंद्र। ये कहाँ से लिया हमने, ये भी कनाडा से लिया। जब उनका संविधान पढ़ा तो उनके संविधान में हमें फेडरल सिस्टम, जो संघीय सिस्टम है, ये हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने उसको अपना लिया। साथ ही हमने देखा कि इनके यहाँ क्या है, स्टेट तो पावरफुल है ही, यहाँ तो स्टेट इंडिपेंडेंट वर्क कर ही रहा है अपना, पर जब बात आ जाती है स्टेट और सेंटर, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बात आ जाती है, तो किसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तब हमने देखा, इन्होंने क्या कर रखा था, कनाडा ने क्या रखा कि केंद्र को अपने ज़्यादा पावर दे रखी थी, कि क्या है, केंद्र के पास ज़्यादा पावर होगी, राज्यों के पास कम पावर होगी। ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। फिर हम गए चौथे देश पे। अब चौथा देश कौन है, चौथा देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना की भाषा। जब आपने स्टार्टिंग में जब संविधान मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, दिखा दूं, जब मैंने आपको संविधान पढ़ाया था, स्टार्टिंग में दिखाया था, जब पहला पेज आया था, तो पहले पेज में मैंने आपको बताया था, ये है ना प्रियम्बल, इसकी जो भाषा है, ये जो भाषा है, ये हमने कहाँ से ली, ये हमने ली थी आपकी, अरे कहाँ गए, ये हमने ली थी आपकी कहाँ से, अरे आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया से लिया था। कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया हमने क्या लिया कि हमने लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहा ऑस्ट्रेलिया से ली। कंकरेंट लिस्ट या कहे सम्मति सूची, ये हमने कहाँ से ली, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली। और रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, मतलब राज्य और केंद्र के बीच संबंध, ये कहाँ से लिया, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्ति का विभाजन, कि ये भी हमने कहाँ लिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो क्या क्या लिया, प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है उसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। और कंकरेंट लिस्ट आप जानते हैं, सम्मति सूची, जिसमें आपका स्टेट और सेंटर दोनों वर्क करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से ली। क्योंकि हमने क्या सोचा भाई, दो लोग होते हैं, एक तो फिक्स होता है आपका सेंटर हो गया, है ना, सेंटर हो गया, और एक आपका फिक्स हो गया स्टेट। ठीक है। अब भाई ऐसा हो, कोई चीज़ ऐसी हो जहाँ पे सेंटर का भी काम जरूरी होता है, स्टेट का भी काम जरूरी होता है, तो हमने क्या करा, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया था उन्होंने क्या एक तीसरी सूची बना रखी थी, जिसका नाम था कंकरेंट लिस्ट। किसका, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, ये तीसरी सूची थी, आप कहते हैं कंकरेंट लिस्ट थी, जिसमें क्या था, इसमें बताया गया था कि स्टेट और सेंटर अपने हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज कर सकते हैं, दोनों लोग मिल, दोनों में से कोई भी क्या है इनमें चेंज कर सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें चेंजेस खाली सेंटर कर सकता है, कुछ चीज़ें जो होती है जिसमें खाली स्टेट चेंजेस कर सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं। तो वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, है ना, ये चीज़ हमने किससे ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। तो मजबूत कौन होना चाहिए, ये हमने आपका कहाँ से लिया, ये आयरलैंड से लिया, है ना। किससे लिया हमने, सॉरी आपका कहते हैं वो से कनाडा से लिया। कनाडा से क्या लिया हमने, कनाडा से हमने लिया कि कौन मजबूत होगा, किसके पास ज़्यादा ताकत होगी, वो हमने कनाडा से लिया। और राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध कैसे होंगे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, कि मतलब शक्ति का विभाजन कैसा किया जाए, वही हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है। फिर हम पांचवें देश के पास गए। पांचवा देश कौन सा आ गया, पांचवा देश हो गया आपका यूएसए। अब यूएसए अमेरिका के पास गए तो वहाँ से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो सब आपके कहाँ से, यूएसए से लिए हमने, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल है, प्रस्तावना की अवधारणा जिसे हम कहते हैं, जो आपको भी दिखाया था मैंने, तो प्रियम्बल का दो चीजें हैं। प्रियम्बल की अगर आपसे कहा जाए कि लैंग्वेज किससे लिया, तो आप ऑस्ट्रेलिया लगवाएंगे। अगर आप ये कहिएगा कि प्रियम्बल का कंसेप्ट या अवधारणा किससे ली, तो आप ये कहेंगे यूएसए से लिया गया, किससे, अमेरिका से लिया गया है। वहीं फिर क्या आपसे लिया होगा, यूएसए से क्या हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल जो है, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ये भी हमने यूएसए से लिया, कि अगर हमारे देश में रुपये की कमी पड़ जाए या आर्थिक संकट आ जाए तो उस समय इमरजेंसी कैसे लगाई जाए, ये इमरजेंसी लगानी चाहिए, मतलब। तो हमने कहाँ से लिया, ये हमने यूएसए से लिया। फिर जुडिशियल रिव्यू या कहें न्यायिक समीक्षा, ये भी हमने किससे लिया, यूएसए से लिया।
और इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये क्या हो गया, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का जो प्रोसेस है या कहते हैं जो तरीका है, वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने यूएसए से लिया। ये सब चीज़ें कहाँ यूएसए से ली। फिर हम गए छठे देश के पास। छठा देश कौन सा आपका था, वो था आपका फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक सिस्टम मतलब गणतंत्र प्रणाली जो है वो हमने किससे ली, फ्रांस से ली। ठीक है, फिर हम सातवें देश के पास गए, वो था कौन सा, साउथ अफ्रीका। उससे हमने क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन जो है आपके, संवैधानिक संशोधन मतलब आपके संविधान में जो संशोधन किए जाएं जब आपको लगे, क्योंकि ऐसा होता है समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, तो क्या है बदलाव भी जरूरी होता है। तो समय के साथ क्या संविधान में भी बदलाव जरूरी होता है। इसलिए हमने क्या करा है, जब हमने देखा साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ देखा कि भाई देखो इनके यहाँ दे रखा था अमेंडमेंट, दे रखा था कि इनके यहाँ देखा कि इनके साउथ अफ्रीका के संविधान ने देखा कि अमेंडमेंट बड़ी अच्छी चीज़ दे रखा है कि अगर संविधान में कोई चीज़ ऐड करनी हो, घटानी हो, जोड़नी घटानी हो तो कर सकते हो, किससे, अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हो। तो ये हमने चीज़ कहाँ से ले ली, साउथ अफ्रीका से हमने ये अपना लिया कि हमें अच्छी लगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आठवें देश के पास गए। आठवां देश कौन सा आपका है, वो है जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब आपके यहाँ आपातकाल आ जाए उस समय जो आपके दौरान, उस समय क्या होता है, आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं या कहते हैं आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपसे आपके छीन लिए जाते हैं। मतलब बाई चांस कभी देश में कोई आपदा आ जाए या इमरजेंसी लग जाए, है ना, आपातकाल आ जाए, किसी कोई भी आपातकाल आ जाए, उस समय क्या किया जाएगा, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको छीन लिया जाएगा आपसे। मतलब ये कहते हैं ना, मौलिक अधिकार आपके छीन लिया जाता। आपका मौलिक अधिकार क्या होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, है ना, आप जहाँ जहाँ चाहे जिससे चाहे उससे बातें कर सकते हो, घूमना चाहो घूम सकते हो। वो सब चीज़ें आपकी छीन ली जाएंगी कब, जब आपके देश में आपातकाल लगा होगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, वो हमने जर्मनी से लिया और इसी को हम कहते हैं बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्वेश्चन आता है कि बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन हमने किससे लिया, तो आप कहेंगे जर्मनी से लिया, या कहते हैं बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो इसमें क्या है, आपातकाल के दौरान आपके दौरान क्या आपके मौलिक अधिकारों को निलंबन मतलब आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, इसमें यह बताया गया है। ठीक है, फिर हम आपके गए नवे देश के पास, वो कौन है, यूएसएसआर, जिसे हम आज का रशिया कहते हैं। इससे हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ली, मतलब मौलिक कर्तव्य लिए कि कोई भी राज्य हुआ, नागरिक हुआ या सरकार हुई, उनके कुछ अपने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो क्या कहाँ से लिए हमने, वो हमने यूएसएसआर से लिए। ठीक है, फिर हम 10वें देश के पास गए, उसका नाम क्या है, जापान। तो जापान से हमने क्या लिया, प्रोसेस स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब कोई प्रोसेस हुआ जिसको प्रक्रिया है, कोई आपका कानून है या फिर कोई नियम है अपने देश में लागू करना है, वो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे बनाया जाए, वो लागू कर जाए। जैसे हम कहते हैं कि कोई बिल है ना, कोई बिल आया, कोई एक बिल एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल 3 तलाक का ले लो। ठीक है, 3 तलाक एग्जाम्पल लिया, उसमें क्या है, पहले वो बिल आपका लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया, फिर क्या हुआ, लोकसभा से वो जब बिल पास हो गया फिर गया राज्यसभा में। ठीक है, गया राज्यसभा में गया, जब राज्यसभा में बिल पास हो गया उसके बाद कहाँ जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट से सिग्नेचर होने के बाद वो क्या बन जाएगा, आपका एक लॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये पूरा प्रोसेस वहाँ पर हुआ ना, ये बिल पूरा आपका पहले लाया गया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में लाया गया, इन सभी का ये लंबा सा प्रोसेस है। इस सभी प्रोसेस को हमने कहाँ से लिया, जापान से लिया। मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ, इसको हमने कहा कानून से लिया, कहाँ, जापान से लिया। ठीक है, और बाकी जो बचा कुचा था वो हमने कहाँ से ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 से हमने अपने बाकी आर्टिकल्स कह दें वो लिया था। आप जानते हैं हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल हैं, उसमें 289 आर्टिकल्स जो हैं आपके, वो हमने किससे, संविधान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। बाकी जो बचे हुए संविधान रूल्स हैं आपका, आर्टिकल्स हैं, वो इन सभी से लिए, इन 10 देश से लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपकी बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या है कि हमने किससे क्या क्या लिया। तो देखो, पहले हम ब्रिटेन के पास जाएंगे। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय प्रणाली, और प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ मतलब कानून का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ, सॉरी कह रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ। इसे हमने कानून का शासन का किससे लिया, ये सब ब्रिटेन से लिया। इन सभी चीज़ों को हमने किससे लिया, ब्रिटेन से लिया। फिर हम आयरलैंड के पास गए, आयरलैंड से क्या लिया, डीपीएसपी लिया हमने, क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने किससे लिया, आयरलैंड से लिया। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, ये भी हमने किससे लिया, आयरलैंड से लिया।
फिर हम कनाडा के पास गए, कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम, संघीय सिस्टम से हम कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग सेंटर अमंग स्टेट, मतलब राज्य के बीच मजबूत केंद्र, ये हमने कहाँ से लिया, ये कनाडा से लिया। फिर चौथा देश से हमने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, मतलब जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहा ऑस्ट्रेलिया से लिया। जो कंकरेंट लिस्ट है या कहते हैं सम्मति सूची, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये किससे लिया आपने, हमने ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। और डिवीजन ऑफ पावर, में शक्ति का विभाजन, ये भी किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। और यूएसए से हमने क्या लिया, यूएसए से हमने लिया फंडामेंटल राइट या कहते हैं मौलिक अधिकार, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति का पद, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना की अवधारणा, फाइनेंशियल इमरजेंसी या कहते हैं वित्तीय आपातकाल, या जुडिशियल रिव्यू या कहते हैं न्यायिक समीक्षा, और इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका, ये कहाँ से लिया, यूएसए से लिया, अमेरिका से लिया, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया हमने, फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक सिस्टम या कहते हैं गणतंत्र प्रणाली। और फिर गए हम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन, ये हमने कहाँ से लिया, ये साउथ अफ्रीका से लिया। फिर अगले देश पे आते हैं जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन। बीमर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, इसमें आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन बताया गया, मतलब आपका जब इमरजेंसी आपातकाल अपने देश में बढ़ता है या कोई कह दे इमरजेंसी आती है आपके देश में, उस समय क्या है, जो उस देश के नागरिक हैं उनका क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं जो से कह दें वो छीन लिए जाते हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया है। यूएसएसआर से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो किससे लिया हमने, यूएसएसआर से, कह दें या कह दें आज का रशिया, ठीक है। फिर जापान से क्या लिया, जापान से लिया प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने किससे लिया, जापान से लिया। फिर हमने बाकी जो बचे कुछ हैं वो किससे ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 से ले लिया। इसे हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भारतीय संविधान की का आधार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का आधार, क्या कैसे बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब पूरा संविधान आ गया, आपको समझ आ गया ना पूरा संविधान हमारा बना कैसे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी जो आपकी आएगी, इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको मैं शेड्यूल्स के बारे में, क्या शेड्यूल्स और जो आपके कौन से पार्ट्स, इनके बारे में बताऊंगा आपके, ठीक है। कितने आपके शेड्यूल्स हैं, 12 करंट की बात कर रहा हूं, और 25 पार्ट्स आपके जो करंट में हैं, इन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा जो आपकी अगली वीडियो में आएगी, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ ही वीडियो शेयर भी जरूर करें जिससे कि बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।